बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आप लोग ये आप करेंगे, इसके लिए पहले से ये ज़रूरी है कि आपको इस चैप्टर की जो मैंने डेफिनेशन सारी पढ़ाई हैं, समझाई हैं, फार्मूले जितने बताएं, उनके एटॉमिक मासेस बताएं, वो सब आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं किए तो पहले उनको डेफिनेशन सारी याद करें, समझें, उनके फार्मूले याद करें, उनके एटॉमिक मास याद करें, तब आपके न्यूमेरिकल जो है वो समझ पाएंगे और फिर आपको जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल हमको मालूम करना है, मोल्स मालूम करने हैं। 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है। 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिए और उसके जो है हमें क्या मालूम करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला, आप डेटा बनाइए, सवाल समझे, डेटा बनाएं। डेटा क्या होता है कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला सही लगाएं, फिर उसको सॉल्व करें। तो हम जो है वो सबसे पहले देखते हैं, डेटा बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, एन यानी तादाद। गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मास दिया हुआ है? 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये जो है इनके जो है वो याद होंगे अगर कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, तो आप इसको निकाल सकेंगे, ठीक है। ये आपको पहले याद करना ज़रूरी है। तो कार्बन का देखें 12 होता है, प्लस 16 ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 एटम है। 16 टू द 32 को 12 में प्लस करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। तो ये 44 ग्राम जो है सब मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिल किया। अब फार्मूला देखें, सोल्यूशन फार्मूला ये आप याद कर लें। नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला जो है वो ये होता है कि मोलर, ये मास जो है उस चीज़ का जितना दिया है वो ऊपर रखेंगे और मोलर मास नीचे रखेंगे, ठीक है ना। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इजिकल टू N इजिकल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 100 ग्राम, 100 ऊपर लिखा, मोलर मास 44, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2.27 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गया? 2.27, ठीक है। अब ये आपका जो है प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ सोडियम। पिछले वाले सवाल में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास क्या है? सोडियम। आपको सोडियम का पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोलर मास कितना होता है? 23, यानी एटॉमिक मास जो है वो आपको याद होना चाहिए, इसका 23 होता है। अब आप डेटा बनाइए। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मालूम करना है। अब क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, किसका? सोडियम का। क्वेश्चन मार्क। गिवन मास ऑफ सोडियम कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास मैंने कहा ना, ये आपको याद होना चाहिए, 23 ग्राम। फार्मूला वही लगाइए आप जो आप पिछले उसमें लगवाया क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मालूम करना है, कितना होता है? मास ऑफ सोडियम अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ सोडियम कितना है? 50, मोलर मास 23, डिवाइड कर दीजिए 2.172 मोलर, ये आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ हमसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा, बल्कि वो कह रहा है कि 10 मोल जो है एल्युमिनियम के, उसका कितना वजन होगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा चेंज है। तो आपने जो है सबसे पहले डेटा आप बना लीजिए। मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, मास मालूम करना है। अब हमें क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम है, यहाँ पे कितने दिए हैं? 10 मोल दिए हैं। मोलर मास एल्युमिनियम को कितना होता है? 27 ग्राम, ठीक है। ये आप अपने जो कॉपी में आपने लिखा उससे याद होगा तो आप लिख पाएंगे। अब आपने जो है वो क्या मालूम करना है? देखिए, फार्मूला तो वही होगा ये वाला, लेकिन इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। जो चीज़ मालूम करते हैं उसको एक तरफ रखते हैं। जैसे अब हमको मास मालूम करना है तो मास ये रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे, ये डिवाइड में, इसको इक्वल टू से उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें,
फार्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ठीक है ना, यही। अब हमारे पास सब्सटेंस क्या है, एल्युमिनियम, मास ऑफ एल्युमिनियम एल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोल कितने हैं, 10 मोल दिए, मल्टीप्लाई बाई एल्युमिनियम का कितना होता है, मोलर मास 27, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 270 ग्राम आ गया। मास ऑफ एल्युमिनियम कितना गया, 270 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको जो है वो क्या करना है, मास मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोलों का, ठीक है। उसी तरीके से डेटा बनाइए, ठीक है, कि मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, ठीक है। गिवन मास ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 मोल है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का आप पिछले को उसमें समझ के आए 44, ठीक है ना। क्वेश्चन में मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ठीक है, वही फार्मूला जो हमने इससे पहले उसमें लगाया है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। इस सवाल को करने से पहले आप ज़रा वैसे ही सोचें कि ये हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम मालूम करो, कितने एटम होंगे 10 ग्राम एल्युमिनियम में। एटम तो आपको पता है कि एटम छोटे से छोटे ज़र्रे को कहते हैं जो हमको नज़र में नहीं आता। तो ये तो क्या कह रहा है 10 ग्राम एल्युमिनियम में कितने एटम होंगे, तो आपको पता है ये आंसर तो लाखों करोड़ों और अरबों में आना चाहिए, ठीक है। अब देखें हम कैसे करते हैं इसको। आप सबसे पहले जो है वो डेटा जो है वो करेंगे कि एक, आपको पता होना चाहिए कि एक मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है 27 ग्राम, उसके अंदर तादाद एटमों की ये होती है। अब ये कहाँ से आई, ये आपको एवोगैड्रो नंबर की जो डेफिनेशन याद की है उसमें लिखा हुआ है कि एक मोल किसी भी चीज़ का होगा, चाहे एल्युमिनियम हो या एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कुछ भी हो, उसका एक मोल, उसके अंदर एटमों की तादाद जो है वो ये होगा। अब यहाँ पे एटम है तो एटमों की तादाद, अगर मॉलिक्यूल होता किसी जैसे H2 होता तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल की तादाद होती। यानी अब हम यहाँ दिया है कि एक मोल ऑफ एल्युमिनियम, एक मोल ऑफ एल्युमिनियम जो है वो कितना होता है 27 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट जो है वो कितना होता है 27 ग्राम, और उसके अंदर एटमों की तादाद कितनी होती है, ये एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट है उसने बताया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। अब देखिए 10 की पावर 23, इसका मतलब ये कि 1 के बाद 23 सिफर लगा, तो ये तो इतनी बड़ी काउंटिंग है हम गिन में नहीं सकते, ठीक है, इतने एटम होते हैं। अब 27 ग्राम, यकीनन 27 ग्राम में इतने एटम होते हैं, 27 ग्राम एल्युमिनियम कंटेन इतने एटम। तो जैसे हम आप मैथ 6-7 क्या करके आएंगे तो 27 ग्राम में इतने एटम है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। और 10 ग्राम में कितने होंगे तो क्या होगा, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी पूरी मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको हल कैसे करेंगे, 10 की पावर 23 तो ऐसी रहेगी, आप 10 को, ये ऊपर है ना, 10 को 6.2 से मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर है उसको 27 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2.23, और ये ऐसे ही लिख दें मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपने एटमों की तादाद निकाल ली, 10 ग्राम में एल्युमिनियम में इतने एटम हैं, ठीक है। अच्छा, यही मेथड, ये सेकंड मेथड है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, यही बिल्कुल आप इसी मेथड से। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपका कंसेप्ट। देखिए वहाँ पे एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम एलिमेंट है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, गोल्ड, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब एटम है, एटम, क्योंकि ये सिंगल है। जब ये किसी चीज़, दो चीज़ें आपस में कोई चीज़ बनाती हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से मिले और इन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। तो अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वहाँ पिछले सवाल में एल्युमिनियम था ना, तो वो तो एलिमेंट था, तो वहाँ पे वो कह रहा था कि कितने एटम होंगे। अब यहाँ पे वो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये
आपको पता है कि ये दो चीज़ें मिलके कुछ बनते हैं। जैसे पानी का फार्मूला H2O, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। तो ये आप फ़र्क समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है। अब आ जाइए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 ग्राम ऑफ कार्बन। वो कह रहे हैं 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद बताओ। तो लास्ट भी बहुत तादाद होगी बड़ी। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na। Na क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल, याद रखें एवोगैड्रो नंबर। वही 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड में मोलर मास। अब ये सारी चीज़ों की वैल्यू रख दीजिए आप। मालूम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, अब Na की जगह क्या आ गया, ये एवोगैड्रो की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सब्सटेंस 50 ग्राम आ गया। मोलर मास कितना है 44, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। अब आप इसको हल कैसे करेंगे, ऊपर वाली चीज़ 10 की पावर 23 को तो अभी आप ऐसे ही छोड़ दें, कुछ भी नहीं करें। ये जो दो वैल्यू है ना, 50 को इससे मल्टीप्लाई करें 6.02 को, और जो आंसर है उसको 44 से डिवाइड कर दें, ठीक है, वो ये आ जाएगा 6.841, और 10 की पावर 23 ऐसे रहता है, और मॉलिक्यूल ये तादाद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 50 ग्राम में कितने, इतने मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ S इन ग्राम। अब देखें यहाँ सल्फ़र, फिर एक सिंगल एलिमेंट आ गया तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, एटम, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के एक एटम का वजन कह रहा है, ये मालूम करो। दोबारा सुने, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फ़र। अब ज़रा सोचें कि एटम तो आपको पता है इतना छोटा से छोटा ज़र्रा होता है जो नज़र ही नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। तो उसका जो है वो हमसे कह रहा है कि मास बताएं, तो यकीनन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या होगी, कम आएगी। अब इसको कैसे करेंगे, फार्मूला ये है इसका कि मास ऑफ वन एटम अगर निकालना है तो मोलर मास ऊपर रखें, Na एवोगैड्रो नंबर नीचे, डिवाइड करें, आंसर आएगा। अब देखें मास ऑफ S सल्फ़र एटम, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है 32, कितना 32 ग्राम, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो Na की वैल्यू क्या होती है, याद रखें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, ठीक है। अब आप इसको हल कैसे करेंगे, मास ऑफ वन सल्फ़र एटम 32 को 6.02 से डिवाइड किया आपने तो ये वैल्यू गई 5.31, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नीचे ऊपर जाएगी तो -23 में आ जाएगी, इतने ग्राम। तो ये इतना देखिए, जितनी माइनस में वैल्यू होगी ना बड़ी, उतना ही समझ लें हल्का होगा, उतना ही जो है वेट कम होगा। तो ये इतना कम वेट होता है एक एटम सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, अब देखें CO2 मैंने आपको फिर बताया था ना कि दो या दो से मिलकर कोई चीज़ बनाती हैं, तो अब ये एटम बल्कि मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो मालूम करने को कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का वजन। अब आपको फिर पता है जैसे हमने इसके एक एटम में इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। अब देखिए मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बाद होता है, और उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आप फार्मूला वही लगाइए जो अभी आपने इससे पहले लगाया कि इतने मॉलिक्यूल ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 ग्राम के बराबर होते हैं। तो एक मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी वह, या आप डायरेक्ट समझ लिए इससे पहले जो फार्मूला लगाया था आप डायरेक्ट फार्मूला उठा के लगा दें कि ये जो आपने लगाया था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मोलर मास कितना है 44, और नीचे Na 6.02 इंटू 10 पावर 23। आप 44 को डिवाइड करें 6.02 से तो ये वैल्यू आ गई 7.038, और 10 की पावर 23 नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर -23 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल हो गए 8
ये आपने क्या करना है, ये अच्छी तरीके से सारी न्यूमेरिकल फेयर कॉपी में करें और एक एक न्यूमेरिकल समझ के करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल आर्ट ये हो गए। अब हम कोई और चीज़ जो है वो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ज़रा आप सुने। हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता क्या है, अ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू केमिकल चेंज इन स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। देखें एरो के निशान से लेफ़्ट साइड पे ये जो है ये रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी ये चीज़ जो है ये जो है वो केमिकल रिएक्शन से पहले की चीज़ होती है और एरो के बाद रिएक्शन के बाद की। यानी Fe ऑक्सीजन से मिला Fe2O3 बना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस ऑक्सीजन से मिला कार्बन डाइऑक्साइड बना। बस आप ये समझें कि ये एरो के निशान से इधर जो है रिएक्शन से पहले और ये रिएक्शन के बाद। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, that substance in which chemical change occur and its chemical composition is changed is called reactant। यानी कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज उसके अंदर वाक़ हो और वो जो है वो उसका जो कंपोजिशन वगैरह जो है वो चेंज होती है, ठीक है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। दैट सब्सटेंस इन विच केमिकल चेंज अकर्स एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन इज चेंज, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल चेंज। अगर कोई नया सब्सटेंस बने यानी केमिकल चेंज के बाद, फ्रॉम रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। दोबारा सुने, अ न्यू प्रोडक्ट, भाई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली और कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, नई चीज़ बना ली, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम ये सीखेंगे कि कितने किस्म के होते हैं, यानी ये जो आप के केमिकल रिएक्शन है कितने किस्म के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है, इसको ज़रा समझें। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं ये कितने किस्म के होते हैं, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये कितने टाइप के होते हैं, 5। पहला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होता है, डीकम्पोजिशन। दूसरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है कंबक्शन रिएक्शन। हम वन बाय वन जो है वो सब मिसाल से समझेंगे। पहला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको पहले आसान शब्दों में समझा दूँ, इसका मतलब ये कि एक सिंगल चीज़ है, कंपाउंड है, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में जब चेंज हो जाए तो ये कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखें हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर देन इट स्प्लिट इनटू इट सिंपल कंपाउंड। अगर जो है कंपाउंड है वो उसको गर्म किया जाए, ठीक है, हवा की के एब्सेंस में यानी गैर मौजूदगी में, देखें ये हीट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है, इसको गर्म किया, हीट दी, तो क्या हुआ, इस हीट देने की वजह से Ca एक ऑक्सीजन के साथ अलग जो है कैल्शियम ऑक्साइड बना और एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, 3 में से 2 रहेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो ऐसा अमल जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाए, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह ये एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आ गया एडिशन रिएक्शन। लफ्ज़ जैसे आप समझ लें, हेडिंग से जाहिर है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, या कम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये इसका उलट होता है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें आपस में जुड़ के एक नई चीज़ बनाती हैं, दो चीज़ें आपस में जुड़ के, या इसी का आप समझ लें रिवर्स है, इसका रिवर्स देखें, जो आपने एग्जाम्पल 1 समझी थी ना, ये वही चीज़ है। अब क्या है, ये दोनों चीज़ें आपस में मिल के कैल्शियम कार्बोनेट वही बना लेती हैं, ठीक है ना। या आप यूँ समझ लें, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन ये आपस में मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपने एडिशन रिएक्शन जो है समझ लिया।
तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी इसमें क्या होता है, सिंगल चीज़ जो है वो जगह अपनी चेंज करती है। देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यानी क्या करता है, चेंज कर लेता है अपनी जगह सिंगल जो है वो एटम जो है वो। आप देखें, जिंक है Zn, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, ये Zn जो है वो Cl के साथ अपनी जगह चेंज कर लेता है। Zn जो है वो क्या हुआ, Cl के साथ मिलके अलग हो गया, जिंक क्लोराइड बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन अलग हो गया H2, हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, ये एक मिसाल है। तो ये क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से और वो रिएक्शन है। यहाँ भी ये देखें, सेकंड एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ। सोडियम और ये वाटर है, देखें ये पानी का फार्मूला है H-O-H, यानी फार्मूला क्या होता है H2O, दो पानी के मालिक्यूल हैं H2O। अब देखें, सोडियम OH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें जो है वो अपनी जगहें चेंज कर रहे हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस और रेडिकल्स एंड देन न्यू कंपाउंड आर फाउंड। ठीक है ना, दोनों अपनी जगहें जो है वो चेंज करते हैं, ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखें, सोडियम क्लोराइड और ये क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड और ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, NaNO3 के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा और ये AgCl के साथ मिल जाएगा सोडियम सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ये मिसाल किस चीज़ की है, डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरीके से सेकेंड मिसाल भी आप समझ लीजिए कि ये CaCO3 ये जो Ca है CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और ये सोडियम NaCl के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये चौथी किस्म कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवी और आखिरी क्या है, कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि बर्न, जब जलाई जाती है, व्हेन अ कंपाउंड बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन एट अ रिजल्ट CO2 एंड H2O इज़ फाउंड वाइल हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। जब जो है कंपाउंड को जलाया जाता है हवा की मौजूदगी में, तो उसके बदले में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो पैदा होता है और क्या एनर्जी रिलीज होती है। देखें, अब इसकी एग्जाम्पल ज़रा समझें। ये है CH4 क्या है, ये मीथेन गैस है। क्या लिखा है, मीथेन। आम लफ्ज़ में इसको कहते हैं सुई गैस है, जो आपके घरों में आ रही है ना गैस, ये सुई गैस है। इसको सुई क्यों कहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस जगह से ये निकली है, जिस मुकाम से, उस जगह का नाम सुई था। जैसे आप शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना, ये शाह फैसल कॉलोनी कहलाता है। अब वो जहाँ से गैस निकली थी वो जगह का नाम सुई था, तो वो मशहूरी सुई गैस से हो गई, तो जब से इसको सुई गैस ही कहा जाता है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, मीथेन गैस। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या होता है, आपस में CO2 अलग होता है, H2O अलग हो गया। ठीक है ना, और हीट रिलीज हुई। याद रखें, मीथेन गैस खाली नहीं जलती। असल में अल्लाह ने जितनी चीज़ें भी पैदा की हैं वो सब जो है इंसान की खिदमत के लिए पैदा की हैं। इन सब में वो प्रॉपर्टी रखी है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए, मीथेन गैस जो है वो तो पाइप के ज़रिए आ रही है ना, पीछे से जब ये आपके चूल्हे के साथ फिट है पाइप, तो अगर ये मीथेन गैस सिर्फ जलती तो वो तो अंदर सब जो है वो मीथेन गैस में आग लग जाती। लेकिन अल्लाह ने इसकी खूबसूरत रखी है कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलेगी, यानी इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो चलेगी। तो अब क्या होता है, जब आप नोब से, यानी आप जब गैस का चूल्हा ऑन करते हैं तो ये पाइप में से गैस बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो इसको हवा में ऑक्सीजन मिलती है और ये फ़ौरन आग पकड़ लेती है। तो इस तरह क्या होता है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं और जब काम ख़त्म होता है आप बंद कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप अब ये याद रखें, ये कंबक्शन रिएक्शन की मिसाल है।
तो ये आपने जो है वो सारी चीज़ें समझ ली हैं, पांचों रिएक्शन क्या, पांचों जो है कि किस तरीके से जो है वो केमिकल रिएक्शंस की टाइप होती हैं। ये 5 टाइप होती हैं, पांचों टाइप आपने समझ ली। ये सारा काम आप फेयर कॉपी में करते जाएं और साथ साथ याद करते जाएं। आपका कोर्स बहुत लेंदी है और अगर आप जो है वो वक्त साथ साथ नहीं याद करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए आप फेयर कॉपी में जितना मैं करवा रहा हूँ उतारते जाएँ, याद करें और तैयारी करते जाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बैलेंस इक्वेशन करने का। इक्वेशन बैलेंस करने का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लाजमी एग्ज़ाम में आता है। कि क्या सवाल आता है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को बैलेंस करना। अब इसको ये क्या है, किस तरीके से करते हैं, इसको ज़रा सा आप समझ लीजिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू में जो मैंने आपको सिंबल्स वगैरह लिखवाए थे कि ये एलिमेंट के नाम लिखें, सिंबल्स इनके वो आपको याद होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे KClO3 और एरो के निशान पर KClO2। देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये जी का मतलब होता है गैस, और ये S का मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट में छोड़ ये बना है सॉलिड, ठीक है ना। आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस क्वेश्चन ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि जी लिखा है, एस लिखा है। असल चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें ये देखनी है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एलिमेंट में एटमों की तादाद कितनी है। हम अगर बराबर नहीं है तो हमें वो बराबर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे है KClO3, के पोटाशियम हो गया, Cl क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। यहाँ जितने एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट यहाँ भी होंगे। आप पहली इक्वेशन आप समझिए। अब ये देखें, पहली इक्वेशन ये लिखी यहाँ पे। अब हम देखें, ये रिएक्टेंट है, मैंने आपको बताया था, और ये प्रोडक्ट है। अब देखें, अब हमें ये देखना है कि पहले इस इक्वेशन में ये पोटाशियम है ना, इसमें एटम कितने हैं। अब देखें नीचे अगर कुछ नहीं लिखा तो एक होगा, एक पोटाशियम है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं लिखा तो एक पोटाशियम है। Cl क्लोरीन, नीचे कुछ नहीं लिखा, एक क्लोरीन है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक है, बराबर है। यानी यहाँ भी एरो के निशान से इधर भी एटम बराबर है और इधर भी बराबर है, ठीक है। तो अब तक सही है। अब देखें यहाँ पे गौर करें, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 3 है। कितने हैं, 3। और यहाँ कितने, रिएक्शन के बाद 2 हैं। तो ये बराबर नहीं है। अब हमको इसको बराबर करना। इक्वेशन जब भी बैलेंस होगी, यही आपका सवाल है एग्ज़ाम में, इसी तरह आएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। बाय इंस्पेक्शन मेथड, ये यानी इंस्पेक्शन, ये जो आप एक चीज़ चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन मेथड ये। अब देखें, अब आपको जो है वो बैलेंस करने के लिए क्या है, अब ये सारी चीज़ें जो वही हैं जो मैंने को समझा दी, ये आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लिखना है, अब आपने बैलेंस करना है, ये लिखिएगा। देखें, याद रखें, आप बैलेंस करने के लिए शुरू में लिख सकते हैं या प्लस के निशान के बाद लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते। अब देखें, यहाँ ऑक्सीजन 3 थी नहीं, यहाँ पे 2 थे आप सामने। अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 3 × 6 हो जाएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ 3 2 × 6 हो जाएगी, तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ 2 लिखने से पोटाशियम 2 हो गए। पोटाशियम क्या हो गए, 2 हो गए। यहाँ तो पोटाशियम 1 है, तो आप यहाँ भी 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, तो आपने ये 2 लिखा है, ये क्लोरीन के साथ भी हो गया। तो अब देखें, अब आपने बैलेंस करने के लिए क्या किया, 2 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया और 2 यहाँ लगा दिया। अब आप चेक कीजिए, अब आप बिल्कुल बैलेंस होगी। देखें, 2 पोटाशियम, पोटाशियम 2, ठीक, K2, यहाँ भी K2 हो गया। ये 2 Cl के साथ भी है, तो ये 2 क्लोरीन के 2 गए, ये 2 क्लोरीन 2 के साथ, 2 जो है Cl के साथ भी है, 2 क्लोरीन हो गए। ऑक्सीजन 2 3 × 6 और यहाँ पे 3 2 × 6। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने बैलेंस कर दी इक्वेशन, यहाँ 2 लगा के, यहाँ 2 लगा के, यहाँ 3 लगा के। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको कहते हैं इक्वेशन बैलेंस करना। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको दी हुई थी H2। ये मैंने कहा था ना, ये G वगैरह जो इनको छोड़ दें आप, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए कि ये गैस या हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है।
हमें यहाँ इससे जो है वो कोई वो नहीं है, ये बना H2O, ये L लिखा है ब्रैकेट में, लिक्विड है। आपको सिर्फ इनके एटम जो है वो बैलेंस करना है, यानी इनकी की इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो अब ये सेकंड पूरी उतार लीजिए। अब देखें सेकंड में क्या है, हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस नहीं है। तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ 2 लगा दिया शुरू में लगाया। तो अब देखें, अब यहाँ कुछ नहीं था, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अब 2 यहाँ लगाने से क्या हो गया कि ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4 हो गया है। और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हम यहाँ भी लगा देंगे। अब क्या हो गया, 2 to the 4 ऑक्साइड, हाइड्रोजन सही बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरी इक्वेशन CH4 + O2 CO2 H2O। अब आप वही जो हम समझाते हैं बार बार कि आप पहले सबसे पहले चेक करना शुरू करें कि कार्बन कितना है, C1, यहाँ कार्बन 1, क्योंकि कार्बन के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 होता है, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं कुछ है 1। अब देखें हाइड्रोजन के नीचे क्या है, 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम। और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के कितने हैं इस इक्वेशन में, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 ये +1 ये, तो 3 हो गए। अब देखें काफ़ी चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, अब ऑक्सीजन हमने पहले यहाँ 2 लगा दिया। अब देखें 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ तो 4 था ना पहले, सिर्फ यहाँ 2 लगाने से 4 हो गया। लेकिन बाकी चीज़ें देखें, बाकी चीज़ें 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 ही रहे, तो आप यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 2 to the 4 हो जाएगा। अब देखें ये इक्वेशन, इस शक्ल को देखें, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 to the 4 4 है, ऑक्सीजन 2 to the 4 2, और 2 ये इसके साथ भी है, तो 2 + 2 ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसको और से देख लें, समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 4, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कि नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब आपने क्या करना है, बैलेंस करने के लिए आपने 4 जहाँ लगाया, 4 जहाँ लगाया, नाइट्रोजन 4 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन 4, लेकिन हाइड्रोजन देखें कितना बढ़ गया, 4 3 12 हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि 4 या 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4 3 12 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन आपके पास 2 ही है, तो इसको 12 करने के लिए क्या करें, यहाँ 6 लगा दें, 6 to the 12 हो जाएगा, ये 6 लगा दिया हमने। देखें नेक्स्ट इसको, आप देखें 6 to the 12 यहाँ पे 4 3 12, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन, अब यहाँ मसला ये कि ये 6, तो 6 इसके साथ भी तो आ गया, तो 6 और 4 ये इसके साथ, तो 4 + 6 10 ऑक्सीजन हो गई। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे 10 करने के लिए अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ तो 5 to the 10 हो जाएगा, तो यहाँ मैंने 5 लगा दिया, 5 to the 10, ये देखिए बैलेंस हो गया। या बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये आपने सब जो है वो इक्वेशन बैलेंस करना सीख रहे हैं। सिंपली एक लास्ट भी देख लें, नंबर 5 जो है Ca, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन देखें ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये 2 इन दोनों के साथ है, O के साथ जहाँ तक ब्रैकेट है, 2 हाइड्रोजन ये +2, तो 4 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, बैलेंस नहीं है। अब मैंने बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दिया प्लस के बाद। अब देखें कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 to the 4 हो गया, हाइड्रोजन जो है 2 ये +2 ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 इसके साथ भी है, तो 2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने का भी आपने सब सीख लिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ये सब फेयर कॉपी में लिखें, ये सब एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में
ये सवाल लाजमी आते हैं क्वेश्चन पेरेंट्स करने वाला, ठीक। तो ये सारा काम आप फेयर कॉपी में करके बार बार प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको बता दिया साथ साथ तमाम चीज़ें आप याद करते जाएं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोर्स आपका बहुत लेंदी है आपके लिए। कोर्स अगर आपने अभी साथ साथ नहीं तैयारी की, काम जमा हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो साथ साथ जो है आप खूब तैयारी करें और सारी चीज़ें याद करते जाएं।